नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक फिर से इम्पॉर्टेंट अपनी जो रिवीजन सीरीज़ है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए जिसका नाम है ईसीजी। बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। तो अगर देखना चाहें ईसीजी के अंदर तो आपने एक मशीन देखी होगी जिसके अंदर इस तरीके से जो वो सीरियल्स के अंदर बार बार आता रहता है। मुझे पता है कि वो रिस्ट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगी होती है। इलेक्ट्रो पास में एक मॉनिटर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक क्या कहते हैं पी की आवाज़ आती है ना। तो जिसके अंदर वेव्स का आपने डिफ्लेक्शन और इंटीमेशन देखा होगा। तो उसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं अपन, क्योंकि अपन स्टूडेंट है मेडिकल साइंस के। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको बोलते हैं, अगर बात करें तो ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इस मेथड को, और जो ग्राफ हमको दिखाई दे रहा है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, मुझे पता है, तुम लेके बैठो एनसीईआरटी को। देखो इसको अगर देख लें अपन कि सबसे पहले ये बीप बनती कैसे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक मैसेज देने के लिए हमारे आसपास हमारी बॉडी पे जो तार बांधे जाते हैं वो दोनों रिस्ट पे बांधे जाएंगे, आपकी कलाई पर, लेफ्ट एंकल पर। कहाँ पर? लेफ्ट एंकल, दोनों रिस्ट, और आपके चेस्ट पे लगाए जाते हैं, छाती पर। समझ में आ गया कहाँ पे लगाए जा रहे हैं? ठीक है सर। ये इलेक्ट्रो जो कार्डियोग्राफ है, अगर मैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ड्रॉ करूँ आपके लिए, देखो तो एक होगी अपनी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, और उसके ऊपर अपने क्या बनेंगे, ये इस तरह के हमको बीप दिखाई देंगे, डिप्रेशन और एक क्या कहते हैं, इस तरीके से अपन को इंफ्लेमेशन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है इसके ऊपर मैं एक ड्रॉ किया है, मैंने एक सेगमेंट को ड्रॉ किया है। थोड़ा सीधा हो तो अच्छा लगता है ना। ये देखो सब सीधे पेड़ जल्दी करता है, चुप्पे ज्ञान देता है यार। तो हल्का सा ये सेगमेंट नीचे लोगे, उसके बाद ये इस तरीके से PQRS सेगमेंट। देन आफ्टर ये जो टी वेव मैं थोड़ी बनाऊंगा, इसको मुझे थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इसका तो क्या कहते हैं, सेगमेंट ऊपर हल्का सा आएगा। किसके कंपेयर में? सर क्या करते हो यार, सॉरी। ये देखो, ये इस बार पक्का अच्छा बनेगा। ये देख बेटे, अब अच्छा है। ये वाला जो सेगमेंट है जिसको अपन बोलते हैं P सेगमेंट, इसको बोलते हैं अपन, थोड़ा देखो नीचे डिप्रेशन आया, हल्का सा डिप्रेशन, इसको बोलते हैं Q सेगमेंट। Q, PQRS, ये आ गया अपना S नीचे वाला, और ये लास्ट वाला T, PQRS T। इस सेगमेंट को बोलते हैं PQRS कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ। अब ईसीजी की जरूरत तो नहीं तुमको, ईसीजी की जरूरत तो नहीं, इसको आप बड़ा कर लेते हैं अपन। ठीक है, देखो भैया इसको क्या बोलते हैं अपन, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पेन को। क्या बोलेंगे इसको? PQRS कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? QRS कॉम्प्लेक्स, PQRS और T। अब देखो ध्यान से, इसका बेसिक अगर इंफॉर्मेशन आपको बताऊं मैं, जो कि एनसीईआरटी में लिखा है, उसके अलावा भी कुछ बहुत सारी चीज़ें और डिजीज इससे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं अपन देख करके, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो P वेव जो अपन को दिखाई दे रही है, ये जो P का डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने जो एट्रियाज है, ये जो एट्रियल है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। किसका पोलराइजेशन? एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब कि आयंस का भरना। इसका मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर, एट्रियल जो भी होंगे अपने सिस्टोल यानी पिचक रहे हैं। एट्रियल का सिस्टोल कहाँ पे होता है? P वेव का मतलब एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ग्रेट सर। ये जो PQRS कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, थोड़ा और ऊपर करूं, छोटा कर देता हूं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इसका मतलब कि क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर का सिस्टोल हो रहा है। सर ये टी वेव है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है अपना, सीधी सी बात है, वेंट्रिकल का क्या होना? रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। इसका मतलब वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं यहाँ पर? डायस्टॉल कर रहे हैं। वेंट्रिकल का डायस्टॉल, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, सिस्टोल होना, कॉन्ट्रैक्ट होना किसका? वेंट्रिकल का, और रिलैक्स होना। तो सर आपने वेंट्रिकल का सिस्टोल बताया, वेंट्रिकल का डायस्टोल बताया, आपने एट्रियास का सिस्टोल बताया, लेकिन एट्रियास का क्या नहीं बताया आपने? डायस्टोल तो नहीं बताया। डायस्टोल होता है लेकिन इस वेव के थोड़ा नीचे होता है, तो वो दिखता नहीं है। इस वेव के अंदर हमको एट्रियल डायस्टोल नहीं दिखता है। एट्रियल सिस्टोल दिखता है हमको, वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिखता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल दिखता है, लेकिन एट्रियल डायस्टोल नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट नहीं होता है, इस वेव के नीचे होता है, दिखता नहीं है अपन को। हाँ सर, हमको सारी बेसिक तो पता लग गई। अब इससे करें क्या? इससे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? इसका क्या टाइम पीरियड वगैरह है? तो देखो इस बात को याद रखना कि एट्रियल रीपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म हो गया।
यहाँ तक चलेगा, मतलब P से स्टार्ट होगा यहाँ तक चलेगा, इस Q तक चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आते रहते कंफ्यूजन करने के लिए, कहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा अपना क्या एट्रियल डायस्टोल। उसके बाद जैसे यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा अपना, यहाँ से यहाँ तक चलता रहेगा अपने इस एंडिंग तक क्या चलेगा, इस Q से स्टार्ट होकर के स्टार्टिंग ऑफ द टी वेव क्या चलेगा अपना डायस्टोल, किसका, वेंट्रिकल का डायस्टोल, और यहाँ से टी से होते हुए फिर वापस जब तक पी वेव स्टार्ट ना हो जाए, अगले वेव की पी वेव स्टार्ट ना हो जाए, तब तक क्या चलता रहेगा अपना वेंट्रिकुलर, या फिर अपन बोल सकते हैं उसमें जॉइंट डायस्टोल भी आएगा, हमें पता है इस चीज़ को, ठीक है। अब थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ एक्स्ट्रा बताओ ना सर, जिससे हमको कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो सके। देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था कि यहाँ से अपना स्टार्ट हो जाता है, क्या स्टार्ट होता है, एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक क्या होगा, इस सेगमेंट से इस सेगमेंट तक अपना क्या स्टार्ट रहेगा, हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल या बना रहेगा, मतलब वेंट्रिकल का पिचकना, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड ऊपर चला जाएगा, किसकी तरफ, अपने क्या कहते हैं उसको बोलते हैं सेमिनुलर वॉल्व की तरफ, यानी पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कौन, किसका सिस्टोल होता है, अपना वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, तो ब्लड जो है पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जाना स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले वापस वो एट्रियाज में जाने की कोशिश करता है, तो एकदम से धड़ाम से आवाज आती है, किसकी, लब 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 की आवाज आती है, साउंड फर्स्ट आता है। हाँ सर मजा आया, आपने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जैसे ही हमें पता है कि हमने जब फ्लो ऑफ द ब्लड देखा था इन हार्ट के अंदर, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते थे अपने वेंट्रिकल, तो सबसे पहले ब्लड वापस एट्रियाज में जाने की कोशिश करता था, लेकिन एट्रियल वेंट्रिकुलर जो वॉल्व्स लगे होते थे वो बंद होते थे, और उनके बंद होने पर कौन सी आवाज आती थी, लब की आवाज आती थी। ग्रेट सर, ये जो टी, तो और ये कौन सी आवाज कब आएगी ये आवाज, ये इस आर सेगमेंट और इस टी सेगमेंट का जो बीच का हिस्सा है, यहां पर ये आवाज आएगी। डब की आवाज कब आएगी, लब डब करने लगा था, मैंने बताया था जो साउंड 2 आती है हार्ट के अंदर, लब और डब की, तो डब की आवाज कब आती है, मैंने कहा था कि इस टी से क्या स्टार्ट हो जाएगा अपना वेंट्रिकुलर का डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। जब वेंट्रिकुलर का डायस्टोल यानी कि वेंट्रिकुलर रिलैक्स करने की पोजीशन में आते हैं, तो ब्लड जब पल्मोनरी ट्रंक में पहुंच चुका होता है और वापस नीचे आने की कोशिश करता है ग्रेविटी के कारण, तो वापस से आवाज आती है अपने डब की। क्यों, क्योंकि सेमिलुनर वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, तो आवाज आती है S2 की। तो टी वेव के एंडिंग पर क्या आती है, किसकी आवाज आती है, डब की आवाज, साउंड 2 की। हाँ सर वेरी गुड। कुछ डिजीज देख लेते हैं कि कैसे अपन डायग्नोस करते हैं इस सेगमेंट की मदद से, इस वेव्स की मदद से कैसे हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हूं आपके लिए। तो अगर मान लो पी वेव अब्सेंट हो, ये जो भी अपना है इसमें पी वेव अब्सेंट हो, डायरेक्ट जो है PQRS कॉम्प्लेक्स QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो, और पी वेव अब्सेंट है, इसका मतलब क्या दिक्कत है, अपना SN नोड जो है ना, क्योंकि SN नोड क्या हो, इसका मतलब SN नोड क्या है, इसका मतलब अगर पी वेव अब्सेंट है, इसका मतलब SN नोड जो है ब्लॉक हो चुका है, अपना काम नहीं कर रहा है। क्यों भैया, SN नोड का और पी वेव का क्या अंतर है, हमें पता है कि पी वेव पे क्या हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, किसका, एट्रियाज का, वो SN नोड ही तो कराता है मेरे भाई। तो जब पी वेव नहीं है, इसका मतलब SN नोड काम नहीं कर रहा है, एट्रियाज जो है वो ढंग से पिचक नहीं रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ST जो सेगमेंट बताया था, ST सेगमेंट कौन सा, ये रहा S और T के बीच में, ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है पूरा, ये कौन सा सेगमेंट है, ST सेगमेंट है। अगर ST सेगमेंट जो है वो डिप्रेस है, मतलब कि किस तरीके से, ये अपना P था, उसके बाद Q, उसके बाद ये वाला जो है ST जो है पूरा इस तरीके से फ्लैट है, PQRS और उसका T होता है, तो ST पूरा डिप्रेस है, एकदम फ्लैट है। इसका मतलब अपने कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डायग्नोस किया जा सकता है। वैसे तो उसको एंजियोप्लास्टी से मदद करेंगे, लेकिन इस तरीके से भी देखा जा सकता है। मेन तो उसका एंजियोप्लास्टी है, इस कैड का, जिसको मायोकार्डियल क्या कहते हैं अपने आईसीमिया जो भी कहते हैं वॉटेवर, इस कैड का डायग्नोस किया जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ लिखा है मैं आपके लिए, वो है अपना ये था कौन सा, क्या लिखा मैंने, एलिवेटेड का मतलब ऊपर जाना, किसका ऊपर जाना, टी वेव का। तो मैंने यहाँ पर बनाया था P, उसके बाद Q, अपना ये R, S और T, क्या हो जाता अपना, इस वेव का एकदम से ऊपर एलिवेट हो जाना, इसका मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, अपने हार्ट के अंदर मसल से उसके अंदर क्या इन्फेक्शन होना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिले होंगे। ये सारी चीज़ें, कहाँ पर एट्रियल डायस्टोल होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या लब और डब की आवाज़ कब आती है, मुझे लगा ये शानदार लेक्चर है।
आपको शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे क्या कंजूसी कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा प्रमोट करो अपने भाई को, हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।